का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। परमैन अर्थ से जा चुका होता है और सुमेरे अभी परमैन का उसी जगह पे वेट कर रही होती है जिस जगह से परमैन गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और सुमेरे अपने घर पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सुमेरे डिनर करती है और अपने बेड पे सोने के लिए चली जाती है। सुमेरे सोते वक्त बस खुद से यही बोलती है कि परमैन उससे कल मिलने ज़रूर आएगा और वो एक न एक दिन परमैन से ज़रूर मिलेगी। फिर हम देखते हैं सुमेरे सो जाती है। अभी सुबह हो चुकी होती है और सुमेरे भी उठ चुकी होती है। ये सुमेरे का पहला दिन होगा जो परमैन के बिना बिताने वाली है। शुरुआत में सुमेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखता, उसे नॉर्मल सा डे लगता है क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा हैवी शेड्यूल होता है। लेकिन जब उसका ये शेड्यूल ख़त्म हो जाता है, उसकी फिल्म की शूटिंग भी ख़त्म हो जाती है, वो अपने केबिन में बैठी होती है, तभी उसे अकेलापन महसूस होता है। उसे परमैन की याद आने लगती है और वो बातें जो परमैन से किया करती थी, वो लड़ाई, वो झगड़ा, ये सब उसे याद आने लगता है। सुमिरे बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे वो सारी यादें याद आ रही होती हैं जो परमैन के साथ उसने बिताए होते हैं। थोड़ी देर बाद सुमिरे के बैच पे कॉल आता है और सुमिरे बिना सोचे समझे बैच को उठाते ही कह देती है, हाँ परमैन, मैं परमैन नंबर 3 बोल रही हूँ, बोलो क्या काम है। तभी बैच से आवाज़ आती है, मैं पायन बोल रहा हूँ सुमिरे, और तुम्हें पता है ना परमैन बर्ड पैंट जा चुका है। सुमिरे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर पायन सुमेरे से कहता है, सुमेरे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, हमें उस एक्सीडेंट को सॉल्व करना होगा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और तुम जल्द से जल्द आ जाओ। सुमेरे पायन को हाँ कहती है और बैच रख देती है। इस वक्त सुमेरे अंदर से टूट चुकी होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता है कि परमैन के बगैर रहना उसके लिए इतना मुश्किल हो सकता है। थोड़ी देर बाद सुमेरे अपने रोबोट को ऑन करती है और अपना परमैन सेट पहन के उस जगह के लिए निकल जाती है जिस जगह पे पायन ने उसे बुलाया होता है। थोड़ी देर बाद सुमेरे वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है पायन बूबी पहले से ही अपना काम कर रहे होते हैं। सुमेरे उन दोनों की मदद के लिए नीचे चली जाती है और उन दोनों की मदद करने लगती है। सुमेरे की मदद से वो केस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर होता है वो वहाँ पे आता है और सुमेरे से पूछता है, परमैन नंबर 1 कहाँ पे है पाको? हमें परमैन नंबर 1 नहीं दिखा, क्या वो बीमार है? सुमेरे ये सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और फिर पायन भी कहता है, प्लीज़ अभी परमैन के बारे में हमसे कुछ मत पूछिए। अब परमैन को गए महीनों बीत चुके होते हैं लेकिन परमैन की अभी भी खबर नहीं आई होती है। जब से परमैन गया होता है, बर्डमैन ने भी आना बंद कर दिया होता है अर्थ पे। सुमीरे हर रोज़ एक ही आशा में सोती थी कि परमैन कल उससे ज़रूर मिलने आएगा, और उठती थी तो खुद से यही कहती थी कि आज वो परमैन से ज़रूर मिलेगी। ऐसे करते करते और कई महीने बीत जाते। जब परमैन की खबर किसी को भी नहीं मिल रही तो मीडिया और पब्लिक में खाइप बन जाती है, आखिर परमैन नंबर 1 गया कहाँ पे? क्या परमैन नंबर मर गया? या सारे न्यूज़ फैल रहे होते, हर जगह पे एक अफवाह फैल रही होती है परमैन नंबर 1 ने ड्यूटी छोड़ दी, और ये सभी लोग जानना चाहते थे कि परमैन नंबर 1 गया कहाँ पे। सुमेरे अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगती है। परमैन के जाने के बाद पायन सुमेरे को पहली बार ऐसा देख रहा होता है जब एक केस जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, तब सुमेरे, पायन, बूबी तीनों ही मिलके एक केस को सॉल्व कर रहे होते हैं। जब केस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब वहाँ पे एक रिपोर्टर्स आते हैं, एक नहीं कई सारे आते हैं। वो सब पूछने लगते हैं आखिर परमैन नंबर 1 गया कहाँ पे, परमैन नंबर है कहाँ पे। और परमैन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद सुमीरे बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके दुखती रथ पे हाथ डाल दिया हो। अब सुमीरे वहीं पे रोने लगती है। रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सुमीरे उड़ते उड़ते ज़मीन पे गिर जाती है, शायद उसे चक्कर आ गया होगा ये सारी बातें सुनने के बाद। पायन सुमीरे को उठाता है और उसे उसके घर पे लेके चला जाता है। हम देखते हैं जब पायन सुमीरे के घर पे होता है, सुमीरे की रोबोट पायन से पूछती है, तुम तो ऐसे नहीं हो पायन, मैं जानती हूँ कि तुम किसी की मदद करते हो, पर इतनी केयर करना सुमेरे की मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम हमारे घर के आसपास हमेशा रहते हो, हर समय सुमेरे के ऊपर नज़र रखी रहते हो, क्यों? पायन कहता है, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं सुमेरे का ख्याल रखूँगा उसके लिए।
उसने मुझसे वादा लिया जाते वक्त, तो मैं उसका वादा तोड़ कैसे सकता हूँ। सुमिरे की रोबोट कहती है तो शायद वो इंसान परमैन नंबर 1 ही होगा। पायन कहता है हाँ वो परमैन ही है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं पब्लिक और ज़्यादा हाइप हो जाती है कि परमैन नंबर 1 गया कहाँ पे। परमैन के बारे में जानकारी लेने के लिए मित्सो के घर पे बहुत सारे रिपोर्टर एक ही साथ चले जाते हैं, पर मित्सो भी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। जब मित्सो से भी कोई जवाब नहीं मिलता उन्हें, तो वो सब डिसाइड करते हैं वो सुमिरे के घर पे जाएंगे। इसीलिए वो सब बहुत से पब्लिक को भी लेके चले जाते हैं। अब रात हो चुकी होती है तो इसलिए वो लोग नहीं जाते। और यहीं दूसरी तरफ हम सुमिरे को देखते हैं। वो फ़ोटो देख रही होती है जिसमें वो परमैन के साथ होती है और उन यादों को याद कर रही होती है। सुमिरे कहती है वो यादें कितने अच्छे थे। मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया था और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आखिरी दिन होगा हमारा। और सुमिरे अपने बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है। रोते रोते सुमिरे की आँख कब लग जाती है सुमिरे को पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और सुमिरे को घर के बाहर बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। तभी सुमिरे की मैनेजर वहाँ पे आती है और कहती है मैम मीडिया और बाकी सब लोग परमैन के बारे में पूछने आए। सुमिरे कहती है पर वो यहाँ पे क्यों आए। सुमिरे की मैनेजर कहती है मैम वो लोग इसलिए आए क्योंकि आप पाको की दोस्त है बहुत अच्छी। वो जानना चाहते हैं पाको से परमैन गया कहाँ पे है। परमैन के फैंस बहुत ही ज़्यादा पागल है परमैन को लेके। सुमिरे बाहर आती है। वो सोचती है कि उन सबको मना कर देगी, लेकिन इतने सारे सवाल एक ही बार पूछने जाने पर परमैन के बारे में सुमिरे को बहुत ही ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ होती है। सुमिरे उधर सिर्फ खड़ी होती है और उसके आँख से आंसू आ ही रहे होते। सुमिरे अपना घर का दरवाज़ा खोलती है, अपने कमरे में भाग के चली जाती है। सुमिरे के मैनेजर बॉडीगार्ड समझ नहीं पा रहे होते कि मैम को हुआ क्या। सुमिरे रोते रोते हुए पायन को कॉल करती है और कहती है पायन तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वो परमैन के बारे में मुझसे पूछ रहे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मुझे नहीं पता परमैन कहाँ पे और कैसा है। प्लीज़ तुम आके जल्द से जल्द उन्हें बताओ या फिर कुछ कहो, उन्हें रोको बस। थोड़ी देर बाद पायन वहाँ पे आता है और वो नज़ारा देखने के बाद ही चौंक जाता है। इतनी सारी पब्लिक सुमिरे के घर के बाहर होती है सिर्फ ये जानने के लिए कि परमैन कैसा है और कहाँ पे है। पायन को भी बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि उसके दोस्त के बारे में जानने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन वो दुखी भी होती है कि उसका दोस्त ये देखने के लिए है नहीं। पायन वहाँ पे आता है और कहता है हम एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें हम सारी बातें परमैन के बारे में बताएंगे प्लीज़, लेकिन अभी यहाँ से आप चले जाइए। सभी लोग पायन के ऊपर भरोसा करके वहाँ से चले जाते हैं। पायन सोचता है सुमिरे से जाके इस बारे में वो बात करे, लेकिन जब वो सुमिरे के कमरे में जाने की कोशिश करता है उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनाई देती है कि क्यों तुम मुझसे दूर चले गए परमैन, और ये सुमिरे बोल रही होती है। ये सब सुनने के बाद पायन की हिम्मत ही नहीं होती सुमिरे के पास जाने की और वहाँ से पायन चला जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं सभी रिपोर्टर्स एक जगह पे आ गए होते और उनके सामने पायन, रूबी और पाको बैठे होते। रिपोर्टर्स पाको से सवाल करते हैं, लेकिन पाको उनके सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो यादें वो पाको के दिमाग में जो चल रही थी वो सारी बातें को तोड़ रही होती है। वो परमैन ड्यूटी के जो रूल्स होते हैं वो पाको के आगे आ रहे होते हैं। पायन भी उनका जवाब देने से हिचकिचा रहा होता है। वो आखिर बोले तो क्या बोले। फिर तभी पाको बोलती है परमैन एक मिशन पे गया है और वो बाहर बैठ गया है और हमें भी नहीं पता कि वो कब आएगा। आई होप आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल गया हो, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। मैं परमैन नंबर 3 परमैन की ड्यूटी छोड़ती हूँ। आज के बाद पाको कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पायन कहता है ये तुम क्या कह रही हो पाको, और तुम परमैन की ड्यूटी क्यों छोड़ रही हो। पाको कहती है मैं जब भी इस परमैन सेट को पहनती हूँ तब तक मुझे उसकी याद आती है। ये माहौल और ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई है, वो सब मुझे उसकी तरफ खींचती है और मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब जब उसकी याद आती है। मुझे और नहीं जूझना इस तकलीफ़ से, और मैंने उसे वादा किया था कि मैं रोऊंगी भी नहीं, मैं उसका इंतज़ार करूंगी। और ये कह के पाको वहाँ से चली जाती है। वहाँ से सीन कट होता है और कुछ महीने बाद हम देखते हैं अब किसी को नहीं पता कि परमैन नंबर 3 कौन थी।
सिवाय दो लोगों के, एक पायन और भूवी। हम देखते हैं पायन भूवी के सामने कोई खड़ा होता है और वो और कोई नहीं, बर्डमैन होते हैं। बर्डमैन पायन भूवी से कहते हैं, मैं तुम लोगों का परमानेंट सेट लेने आया हूँ, क्योंकि अब जापान में हर तरफ शांति हो गई है, तो अब परमानेंट रहने का भी कोई मतलब नहीं है। पायन भूवी कहते हैं, तो परमानेंट का क्या? हमारा दोस्त कहाँ पे है? आप उसे अपने साथ लेके गए, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताते। परमानेंट कहाँ पे है बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं, परमानेंट जहाँ पे भी है वो खुश है, और मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताता हूँ। तभी वहाँ पे सुमिरे आती है और कहती है, कैसे है आप बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने यहाँ से परमानेंट को बुलाया था, और तुम अब परमानेंट नहीं रही तो तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? पायन कहता है, मैंने उसे बुलाया है। बर्डमैन कहते हैं, पर क्यों तुमने उसे बुलाया? तुमने रूल्स तोड़ा है पायन, तुम्हें पता है ना? पायन कहता है, मुझे ही नहीं, भूवी को ही नहीं, सुमिरे को भी हक है परमानेंट के बारे में जानने का। उसने परमानेंट के लिए अपनी परमानेंट ड्यूटी छोड़ी, और आप चाहते हैं कि मैं उसे कुछ पता चलने ना दूं परमानेंट के बारे में? आप कितने बुरे हैं बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें कल परमानेंट से मिलाऊंगा, लेकिन वो आखिरी बार होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता परमानेंट अर्थ पे वापस आएगा भी कि नहीं। ये कह के बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। कल 5 बजे मिलना, ये टाइमिंग होती है। मेरे अब नीचे बैठ जाती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। ये समय वो होता है जब सुमेर को मिक्स फीलिंग आ रही होती है। एक तरफ डर भी होता है कि परमानेंट से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी कल के बाद, और एक तरफ खुशी भी होती है कि इतने दिनों बाद आखिरकार वो परमानेंट से मिलेगी। सुमिरे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी खुशी किसी को बता भी नहीं सकती, वो इतनी खुश होती है। वो आखिरकार परमानेंट से मिलने वाली थी। पायन सुमिरे से कहता है, हमें ये बात शायद मित्सो के रोबोट को ही बता देनी चाहिए, आखिर उसे भी मित्सो के बारे में जानने का हक है। सुमिरे कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, तुम मित्सो के रोबोट को मित्सो के बारे में कुछ नहीं बताओगे, और ये बात फाइनल है। वहाँ से फिर बर्डमैन चले जाते। सुमिरे ये सुनने के बाद उदास हो जाती है। आखिर मित्सो के रोबोट को हम क्यों नहीं बताएं कि मित्सो हद पे आ रहा है हमसे मिलने के लिए, थोड़े समय के लिए क्यों नहीं? अब रात हो चुकी होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुमिरे तो इतनी खुश होती है कि वो किसी को अपनी खुशी बता भी नहीं सकती थी। भले ही वो थोड़ी देर के लिए परमानेंट से मिलेगी, लेकिन उसके लिए वो हज़ारों पल के बराबर होंगे। लेकिन क्या वो सच में परमानेंट से मिल पाएगी? ये सवाल उसके मन में अभी भी एक सुई के कांटे की तरह चुभ रहा था। क्या उसका ये सपना सच होगा? ये बात उसको कहीं उदास भी कर रही होती है। आखिर उसने परमानेंट को इतने महीनों से नहीं देखा है, या कहो सालों से। सुमिरे को तो कल का इंतज़ार ही नहीं हो रहा होता है। इनफैक्ट उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। यहीं दूसरी तरफ हम मित्सो के रोबोट को देखते हैं, जो मित्सो को बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे सारा काम करना पड़ रहा होता है जो मित्सो उसके लिए करता था। इनफैक्ट दोनों ने एक दूसरे का काम बांट लिया था, ये तुमने देखा ही होगा एपिसोड में। रोबोट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे सारा काम करना पड़ रहा है, पर वो खुद को अकेला पा रहा था। उसका कमरा उसे बहुत अकेला लग रहा होता है। मित्सो के जाने के बाद रोबोट भी सुधर जाता है और वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने लगता है। वो पुराना वाला मित्सो मानो कहीं खो ही गया हो। उसके मॉम डैड भी मित्सो को इतना बदला हुआ देख के परेशान होते हैं। आखिर मित्सो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? और उन्हें खुशी भी होती है कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है, पर उन्हें क्या पता वो उनका बेटा है ही नहीं। तभी हम रोबोट को देखते हैं, कुछ मिलता है जिसमें फ़ोटो होती है उसकी और मित्सो की। रोबोट उस फोटो को देखने के बाद इमोशनल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पे गांको आती है और कहती है, भैया आप रो रहे हो। फिर गांको मित्सो के हाथ में एक फ़ोटो देखती है और वो समझ जाती है मित्सो क्यों रो रहा है। गांको कहती है, आपको परमानेंट की याद आ रही है ना? मित्सो कहता है, हाँ बहुत याद आ रही है मुझे उसके भूल ही नहीं सकता मैं कभी, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। गांको कहती है, परमानेंट मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, हम सब उसे मिस कर रहे, मम्मी तो खासकर। मम्मी को ऐसा लगने लगा है उनका बेटा छिन गया है उनसे कहीं। जब से परमानेंट गए आप भी बदल गए भैया। और गांको भी सुधर गई होती है। गांको वहाँ से चली जाती है मित्सो को सोने के लिए कह के। मित्सो उस फोटो को रखता है और कहता है, आखिर तू कब आएगा? तू था तो सब यहाँ पे आते थे, अब कोई नहीं आता। आज सुमेरे तो मानो
गायब सी हो गई है। मैंने उसे कभी पाको बनते नहीं देखा। वो गुस्सा उसका मानो गायब ही हो गया। तू था तो यहाँ पे खुशियाँ थी, अब देख सब उदास रहने लगे। काश मैं बर्डमैन होता तो मैं तुझसे रोज़ मिल पाता। मेरे दोस्त, गुड नाइट। और ये के मित्सो सो जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है और सभी लोग जाग चुके होते हैं और सुमिरे आज कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। उसके मैनेजर्स और उसके बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत दिनों बाद किसी ने सुमिरे को इतना खुश देखा होता है। आखिर वो खुश क्यों ना हो, इतने दिनों बाद वो उससे मिलने वाली होती है जिससे वो प्यार करती है। फिर हम देखते हैं सुमिरे के घर का डोरबेल बजता है। सुमिरे अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है वो किसी को देखती है और देखते ही अपने आप उसके आँख से आंसू आने लगते हैं। मित्सुओ उसके सामने खड़ा होता है। मित्सुओ कहता है, क्या मुझे तुम अंदर नहीं बुलाओगी? सुमिरे कहती है, मित्सुओ तुम वापस आ गए? बर्डमैन ने तुम्हें भेजा है ना मुझसे मिलने के लिए? मित्सुओ कहता है, मैं उसका रोबोट हूँ सुमिरे और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सुमिरे जैसे ही सुनती है वो चौंक जाती है। इसलिए नहीं चौंकी होती है वो कि वो मित्सुओ नहीं है, वो इसलिए चौंकी होती है कि उसने रोबोट को नहीं पहचाना आखिर उसे हो क्या गया है। मित्सुओ का रोबोट अंदर आता है और सुमिरे कुछ स्नैक्स मंगाती है। मित्सुओ का रोबोट कहता है, काफ़ी दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए सुमिरे, तुमने तो आना ही बंद कर दिया वहाँ पे। सुमिरे कहती है, मुझे माफ़ करना रोबोट कहता है, मुझे ये बात बहुत देख के हैरानी हुई कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। आखिर कैसे तुम मुझे पहचान नहीं पाई सुमिरे? सुमिरे कहती है, तुम्हारा चेहरा हूबहू उससे मिलता है। वो जब मेरे पास रहता था तो मुझे पता था कि वो कौन है, लेकिन जब वो चला गया और उसके बाद मैं किसी ऐसे को देखूं जिसका चेहरा हूबहू उससे मिला हो तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो उसका डुप्लीकेट भी हो सकता है। रोबोट कहता है, ये सब छोड़ो सुमिरे, तुमने तो हमसे मिलना ही बंद कर दिया। क्या मित्सुओ तुम्हारा दोस्त था सिर्फ? सुमिरे कहती है, मुझे माफ़ करना रोबोट, तुम्हारा चेहरा मित्सुओ जैसा है और वो मुझे उसकी याद दिलाती है। तुमने देखा ही होगा नीचे मैं अपने आप रोने लगी थी और मैं ऐसे अपना हिम्मत तोड़ने नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती जब मैं उससे मिलूं तो कमज़ोर हो जाऊं। मैं चाहती हूँ जब उससे मिलूं मैं तो स्ट्रॉन्ग बन के मिलूं, वो मुझे पहचाने। हाँ, ये वही पाको है जिसे उसने पसंद किया था। तभी वहाँ पे सुमिरे की मैनेजर आती है और कहती है, मैम चलना होगा, एक मीटिंग है। सुमिरे और रोबोट दोनों ही वहाँ से जाने लगते। तभी सुमिरे रोबोट से कहती है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे रोबोट कहता है, समझ गया, तो हम कब मिलेंगे? सुमिरे कहती है, जब वो वापस आ जाएगा। फिर रोबोट सुमिरे दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते। सुमिरे इस वक्त रो रही होती है क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया और उसके बाद एक और ऐसा दोस्त खो दिया जो उसे समझता था। आखिर रोबोट भी तो मित्सुओ ही है ना। अब वो समय आ चुका होता है जब सुमिरे मित्सुओ से मिलने वाली होती है। पायन, बूबी और सुमिरे तीनों ही वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे बर्डमैन ने कहा था। तीनों बहुत देर वेट करते लेकिन बर्डमैन नहीं आते। सुमिरे होप छोड़ चुकी होती है, उसे लगता है अब वो मित्सुओ से कभी नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ पे बर्डमैन अचानक से आ जाते टेलीपोर्ट होके। सुमिरे बर्डमैन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। पायन, बूबी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तीनों बर्डमैन के पास जाते हैं और मित्सुओ को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें मित्सुओ कहीं भी नहीं दिखता। सुमिरे बर्डमैन से कहती है, मित्सुओ कहाँ पे है बर्डमैन शांत होते उस समय। सुमिरे कहती है, मैं समझ गई, मित्सुओ मुझसे चुप रहे ना, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। मैं समझ गई बर्डमैन। आज सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और परमैन से कहती है, अगर तुम परमैन सामने नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये मत भूलो मैं अभी भी पाको हूँ। सुमिरे मित्सुओ को बहुत धमकाती है लेकिन मित्सुओ बाहर नहीं आता। पायन कहता है, सुमिरे ये सब करना बंद करो। बर्डमैन मित्सुओ को अपने साथ नहीं लाए, साफ साफ दिख रहा है, तुम खुद को दिलासा दे रही हो ना। सुमिरे कहती है, पर क्यों बर्डमैन, आप मित्सुओ को अपने साथ क्यों नहीं लाए? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मित्सुओ को लेके आएंगे, आखिरी बार मुझे उससे मिलाएंगे। बर्डमैन कहते हैं, मुझे मित्सुओ को अर्थ पे लाने के लिए परमिशन नहीं मिली सुमिरे, मुझे माफ़ करना। सुमिरे कहती है, पर क्यों बर्डमैन, ऐसा क्यों किया आपने? बर्डमैन कहते हैं, पर मैं तुम्हें मित्सुओ से बात ज़रूर करा सकता हूँ। सुमिरे कहती है, पर कैसे बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं, मेरे पास एक होलोग्राम है
जो आधे घंटे तक एक्टिवेट रहेगा। तो तुम सब मित्रों से बातें भी कर सकते हो और उसे देख भी सकते हो, पर उसे छू नहीं सकते, ये मत भूलना। बर्डमैन होलोग्राम को एक्टिवेट करते और सुमिरे जैसे मित्रों को देखती है उसके आँख से आंसू आने लगते हैं और उसकी सारी यादें उसके सामने होती है, फ्लैशबैक की तरह आगे पीछे उड़ी होती है। सुमिरे मित्रों को गले लगाने के लिए उसके तरफ जाती है, पर वो मित्रों को गले तो क्या उसे छू भी नहीं पाती। तभी मित्रों कहता है, सुमिरे ये होलोग्राम है, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते। सुमिरे कहती है, मैं समझ गई मित्रों, और दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो पल बहुत अच्छा होता है। मित्रों और सुमिरे दोनों एक दूसरे से पूछते हैं उनकी लाइफ कैसे रही। मित्रों कहता है, मुझे यहाँ पे दोस्त मिले, पर तुम सबकी बहुत याद आती है। एपिसोड की शुरुआत में परमैन और पाको एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। परमैन का सिर्फ होलोग्राम ही अर्थ पे होता है और असली परमैन बर्ड प्लैनेट पे है। सुमिरे परमैन से पूछती है, आखिर तुम्हारा सफ़र रहा कैसे बर्ड प्लैनेट का, और बर्ड प्लैनेट दिखने में है कैसा। सुमिरे को मित्सो अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। मित्सो सुमिरे से कहता है, मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा सुमिरे, मेरा वादा है तुमसे। और ये कह के मित्सो बर्डमैन के साथ चला जाता है बर्ड प्लैनेट की तरफ। सुमिरे बस मित्सो को देखती रह जाती है और मित्सो भी सुमिरे को बस देखता रह जाता है और वो दोनों अर्थ से इतने दूर चले जाते हैं कि उन्हें अर्थ भी नहीं दिखती। बर्डमैन और परमैन को अर्थ से निकले हुए काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बर्ड प्लैनेट का कोई नामो निशान नहीं होता। परमैन बर्डमैन से पूछता है, आखिर बर्ड प्लैनेट है कहाँ पे बर्डमैन, और अब तक आया क्यों नहीं। बर्डमैन फिर परमैन की आंखों पे पट्टी बांधते और कहते हैं, बर्ड प्लैनेट एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता। समय बाद परमैन और बर्डमैन दोनों ही बर्ड प्लैनेट पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचते ही मित्सो की आंखों की पट्टी खोल दी जाती है और जब मित्सो बर्ड प्लैनेट को देखता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी अर्थ से मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई थी। वहाँ के सभी लोग एडवांस गैजेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मित्सो देखता है तो हर तरफ तबाही मची होती है, हर घर टूटा हुआ होता है। मित्सो बर्डमैन से पूछने जा रहा होता है, तभी बर्डमैन मित्सो से कहता है, यही वजह है जो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन अब भी नहीं, जब समय आएगा तब। पहले तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा। मित्सो को बर्डमैन एक घर पे लेके जाते हैं और कहते हैं, आज से ये तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और हाँ, यहाँ से तुम जा नहीं सकते कहीं पे भी, तुम अब बर्ड प्लैनेट पे ही रहोगे और यही तुम्हारा घर है। मित्सो को वार्निंग देने के बाद बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। मित्सो को शुरुआत में कुछ असर नहीं दिखता, लेकिन जब मित्सो अपनी खिड़की खोलता है तो उसे वहाँ पे एक चिड़िया दिखती है जो जाल में फंसी होती है, और तभी उसे देख के मित्सो डर जाता है और अपनी खिड़की बंद कर लेता है। मित्सो इतना डर चुका होता है कि उसकी आँख से आंसू आ रहे थे। आखिर मित्सो ने ऐसा क्या देखा उस चिड़िया और पिंजरे में। अब रात हो चुकी होती है और मित्सो सोने जा रहा होता है, लेकिन सोने से पहले वो जैसे अपनी मॉम को कहता था, मैं सोने जा रहा हूँ मॉम, वो अभी भी कहता है। लेकिन जब उसे याद आता है वो बर्ड प्लैनेट पे है और उसके मॉम डैड उसके आसपास नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ की आदत लग गई हो और वही चीज़ तुमसे छीन जाए तो कैसा लगता है तुम जानते ही हो। मित्सो को बहुत अकेलापन फील हो रहा होता है। वो पाको को बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि कभी भी पाको उसके घर पे आ जाया करती थी। मित्सो सोने से पहले एक डायरी लिखना शुरू कर देता है। वो सोचता है जब वो अर्थ पे पहुँचेगा तो वो सारी बातें पाको को बताएगा, इसलिए वो डायरी लिखना शुरू करता है। वो उस डायरी में लिखता है, आज मुझे पता चला बर्डमैन ने मुझे कैसे मैनिपुलेट किया, मुझे सारी बातें पता चल गई। अब मैं पिंजरे में फंस चुका हूँ, अब मैं बर्ड प्लैनेट से जा भी नहीं सकता और यहाँ पे रहने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे यहाँ पे फंसा दिया गया। अब मैं कब जाऊँगा मुझे नहीं पता, मैं तुमसे कब मिलूँगा पाको। मित्सो अपनी डायरी ख़त्म करने के बाद अपने बेड पे जाकर सोने लगता है, लेकिन उसे बहुत अकेलापन फील भी हो रहा होता है और वो गांगो को मिस भी कर रहा होता है, जो उसके घर में बिना पूछे आ जाया करती थी जासूसी करने के लिए। मित्सो पहली बार चाहता था कि गांगो उसके पास आए और उसके कमरे की जासूसी करे, और मित्सो उन्हीं यादों को याद करते करते गहरी नींद में सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। मित्सो को उठाने के लिए बर्डमैन खुद वहाँ पे आए होते हैं
बर्डमैन मित्सो को बर्ड पैंट के बारे में सारी बातें बताते हैं। फिर बर्डमैन मित्सो को सारी बातें बताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और फिर से मित्सो उस घर में अकेला हो जाता है। मित्सो को घर काटने को दौड़ता है। वहाँ से कैमरा ब्लैंक होता है और हम देखते हैं अभी शाम हो चुकी होती है। अब मित्सो सोचता है कि उसे बाहर भी जाना चाहिए बर्ड पैंट को देखने के लिए। तो मित्सो अपने घर से बाहर निकलता है। जाते वक्त वो कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर मित्सो को याद आता है वो बर्ड पैंट पे नाकियात पे और उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। अब मित्सो जाते जाते एक गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय कर रहे होते। उन्हें देख के मित्सो को अपनी फैमिली की याद आती है, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे आया करता था। तभी मित्सो को अचानक से वहाँ पे कोई दिखती है और मित्सो उसका पीछे करने लगता है। थोड़ी देर बाद मित्सो वहाँ पे रुकता है और कहता है क्या वो पाको थी? क्या मैंने उसे अभी देखा? क्या बर्डमैन ने पाको को बर्ड पैंट पे बुला लिया? और मित्सो इस बात को विश्वास कर लेता है और पाको को ढूंढने लगता है। वो हर तरफ पाको को ढूंढता है, हर जगह, हर कोने में। शायद मित्सो को वहम हुआ था, लेकिन मित्सो इसे मारने के लिए तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब मित्सो को कोई मिलता नहीं है तो मित्सो समझ जाता है उसे सिर्फ वहम हुआ था और मित्सो फिर से उदास हो जाता है। एक पल के लिए, पर मित्सो बहुत खुश हो गया था। आखिर कोई उसे मिल गया जो उसका साथ देगा बर्ड पैंट पे रहने के लिए, और वो भी कौन? पाको। लेकिन फिर मित्सो को एहसास होता है वो अकेला है इस जगह पे। और मित्सो अपने घर पे पहुंचता है तभी उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है और वो लेटर आया होता है ट्रेनिंग एकेडमी से, जहाँ पे बर्डमैन ने मित्सो को बुलाया होता है। कल मित्सो को 7 बजे रेडी होके ट्रेनिंग एकेडमी पहुँचना होता है और उसका कल पहला दिन भी होता है। मित्सो अपना डिनर करता है और सोने से पहले वो सारी बातें डायरी में लिखता है। तभी मित्सो अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है और वो फ़ोटो और किसी की नहीं, पाको की होती है। वो अपनी सारी बातें उस फ़ोटो से शेयर करता है पाको समझ के, और जो बर्डमैन को नहीं कह सकता था वो उस फ़ोटो से कहता है। उसके लिए वो फ़ोटो पाको की तरह थी जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता था। मित्सो फिर सो जाता है और फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है, लेकिन मित्सो नहीं उठा होता है। वो उठता है तो देखता है 8 बज चुके हैं और ट्रेनिंग एकेडमी के लिए वो बहुत लेट हो चुका है। तभी मित्सो के मुंह से आवाज़ निकलती है, मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब मित्सो इसी वह में अपने जल्दबाजी में कपड़े पहन लेता है और वो सब कुछ रेडी कर लेता है। मित्सो जब जा रहा होता है तब वो नीचे उतरता है तो देखता है घर में कोई नहीं है, वो अकेला है। और फिर उसे एहसास होता है वो है किस जगह पे। बार बार मित्सो को अकेलापन ये एहसास दिला रहा था वो अकेला है इस जगह पे। मित्सो एकेडमी पहुंच जाता है थोड़ी देर बाद। मित्सो जैसे पहुंचता है तभी उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वो उसका पहला दिन था और वो पहले दिन ही लेट हो गया था। सभी स्टूडेंट के सामने मित्सो का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। जब वो लेक्चर ले रहा था तब उसे पता चलता है वो अकेला ही नहीं है जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा है। वहाँ पे कुछ और बच्चे भी थे जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं। मित्सो के जितने भी लेक्चर थे वो एवरेज तरीके से जा रहे होते हैं। मित्सो हर एक लेक्चर में एवरेज स्कोर कर रहा होता है तो मित्सो को अच्छा लगता है अर्थ से अच्छा स्कोर करने के बाद। पर जब पीई का टेस्ट होता है यानी फिजिकल एजुकेशन, तब मित्सो को डर लगता है क्योंकि उसे पता है वो पीई में बहुत बेकार है। अर्थ पे तो पाको उसे ट्रेन कर देती थी, लेकिन ये तो बर्ड पैंट था ना, और उसे बर्डमैन भी तो नहीं मिल रहे होते। तो मित्सो को डर लग रहा होता है क्या वो स्कोर अच्छा कर पाएगा या फिर सबसे लास्ट में वो आएगा, क्योंकि उसे अर्थ पे जल्दी जाना था। अगर उसे अर्थ पे जल्दी जाना है तो उसे अपना काम भी बखूबी करना होगा और ट्रेनिंग भी जल्दी पूरी करनी होगी। मित्सो इसी डर के मारे काँप रहा होता है क्योंकि मित्सो के लिए सबसे मिलना एक सपना हो चुका होता है। उसका एक ही गोल होता है, वो अपने सारी फैमिली और पाको से वापस मिल सके। मित्सो का जब टर्न आता है तो मित्सो डरा हुआ होता है, लेकिन एक लड़की मित्सो को होप दिलाती है कि वो ये कर सकता है, और वो बिल्कुल पाको की तरह ही होती है, लेकिन वो दूसरे प्लेनेट से होती है। मित्सो अपने ट्राई अटेम्प्ट करता है पर वो फेल हो जाता है। वो बहुत बार ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। ट्राई करते वक्त मित्सो का लॉकेट जो होता है उसके गले में, वो किसी मैदान में गिर जाता है जहाँ पे बहुत सारी घास होती है। मित्सो उस मैदान में भाग के जाता है और उस लॉकेट को ढूंढने लगता है। वो पागलों की तरह उस लॉकेट को ढूंढ रहा होता है। तभी सभी स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं
और उसे कहते हैं तुम्हें लॉकेट ढूंढना बंद करना चाहिए और हमारा लेक्चर स्टार्ट है। वो लोग मित्सो को बार बार कहते हैं पर मित्सो उन्हें भगा देता है। इस समय मित्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और रो भी रहा होता है। सभी स्टूडेंट उसकी ये हालत देख के वहाँ से चले जाते हैं, पर वहाँ पे एक स्टूडेंट होती है जो मित्सो को देख रही होती है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। शायद वो मित्सो का दर्द फील कर पा रही हो क्योंकि उसने भी अपना प्लेनेट छोड़ा होता है। कुछ समय बाद जब सारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तभी भी मित्सो ढूंढ रहा होता है उस लॉकेट को। वो लड़की मित्सो के पास आती है और उससे पूछती है तुम एक लॉकेट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने सुना था तुम अर्थ के परमैन नंबर 1 हो और सबसे बेस्ट परमैन हो, तो फिर एक लॉकेट के लिए परमैन इतना बेताब क्यों? परमैन कहता है जिसने मुझे बेस्ट बनाया ये उसी का दिया हुआ लॉकेट है। ये मेरी पापा ने मुझे दिया था और ये उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास इस प्लेनेट पे। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सारे पेड़ तोड़ दूंगा और सारे घास उखाड़ दूंगा, लेकिन मैं वो लॉकेट ढूंढ के रहूँगा। वो लड़की मित्सो के जज्बात को समझ सकती थी, शायद इसीलिए वो मित्सो की मदद करने लगती है। काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और रात भी हो चुकी होती है। आखिरकार उस लड़की को वो लॉकेट मिल जाता है। मित्सो को वो लॉकेट देती है और मित्सो उस लॉकेट को पाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है, मानो उसे उसकी आत्मा मिल गई हो। मित्सो इतना खुश होता है कि वो उस लड़की को गले लगा लेता है और उसे कहता है थैंक यू, तुमने ढूंढ लिया इसे। मित्सो जा ही रहा होता है तभी उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है तुम कल आओगे ही ना, तो मैं तुम्हें अपना नाम भी बता दूंगी और मैं कौन हूँ ये भी बता दूंगी। मित्सो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी चली जाती है। आखिर वो लड़की थी कौन जिसने मित्सो की इतनी मदद की? फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सुमिरे और मित्सो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मित्सो अपनी कहानी सुमिरे को बता रहा होता है। लेकिन बर्डमैन फिर कहते टाइम ख़त्म हो गया सुमिरे, आधे घंटे बीत गए। बर्डमैन को सुमिरे कहती है बर्डमैन प्लीज़ थोड़ी देर और, मित्सो मुझे अपनी स्टोरी बता रहा है। बर्डमैन कहते हैं मुझे माफ़ करना सुमिरे, मैं ये नहीं कर सकता। पहले मैं रूस के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, अब मैं रूस को नहीं तोड़ सकता। अब बर्डमैन उस होलोग्राम को कट करते थे, मित्सो और सुमिरे के ना चाहते हुए भी। आज सुमिरे मित्सो को बाय भी नहीं कह पाती ठीक से। सुमिरे वहाँ पे रोने लगती है। अब बर्डमैन से कहती है अब कब आएंगे बर्डमैन, अब मैं मित्सो को कब देख पाऊँगी? बर्डमैन कहते ये मुझे नहीं पता, यह तुम्हारा आखिरी बार था शायद जब तुमने मित्सो को देखा। ये सुनने के बाद सुमिरे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है वहीं पे। तभी बर्डमैन सुमिरे को दिलासा देने के लिए कहते हैं मैं परमैन को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करूँगा, मेरा वादा है तुमसे सुमिरे। बर्डमैन सबको बाय कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुमिरे कहती है मुझसे वादा कीजिए बर्डमैन, आप मित्सो को बचाएंगे हर किसी से। बर्डमैन सुमिरे से वादा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुमिरे भी खुद से वादा करती है चाहे कितना भी समय लग जाए और चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वो परमैन का इंतज़ार करेगी मरते दम तक और आखिरी सांस तक। और उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक होता है। परमैन को अर्थ से गए 8 साल हो चुके होते हैं और इन 8 सालों में सुमिरे बहुत बड़ी स्टार बन चुकी होती है। उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता है। शुरुआत में हम सुमिरे को देखते हैं जो अपने डेस्क पे बैठ के अपना काम कर रही होती है। उसके डेस्क पे परमैन की एक फ़ोटो भी होती है। सुमिरे जैसे ही अपना काम ख़त्म करती है वो फ़ोटो को देखती है और कहती है कल न्यू ईयर है और तुम कब आओगे, या तुम आओगे भी नहीं? फिर सुमिरे अपने आंखों में आंसू लिए और एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहती है अगर तुम नहीं भी आए तो भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी मरते दम तक। और फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो चीफ के सामने खड़ा होता है और वो कहता है चीफ एटलीस्ट मुझे एक दिन के लिए तो जाने दीजिए, मैंने उन सभी को 8 साल से नहीं देखा है, प्लीज़ चीफ मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। चीफ कहते हैं ठीक है मित्सो, मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, लेकिन तुम्हें अगले दिन ही वापस आना होगा। न्यू ईयर के अगले दिन तुम बर्ड प्लैनेट पे होगे। मित्सो ने हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से सीन हम देखते हैं सुमिरे का, जो अपने लॉकेट को ढूंढ रही थी लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिल रहा होता है। सुमिरे अपने मैनेजर से भी पूछती है उसका लॉकेट कहाँ गया, तो उसकी मैनेजर उसे कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि उसके मैनेजर को पता नहीं था सुमिरे के लॉकेट सुमिरे कभी उतारती भी है। और मैन के जाने के बाद सुमिरे ने उस लॉकेट को एक दिन भी नहीं उतारा होता है मैनेजर के सामने, और बहुत से लोग भी उस लॉकेट के पीछे पड़े होते हैं। जब से सभी को पता चला होता है उस लॉकेट के अंदर किसी ऐसे इंसान की फ़ोटो है
जिसे सुमेरे पसंद करती है। इसी वजह से सुमेरे उस लॉकेट को अपने से दूर नहीं करती। लेकिन इस समय सुमेरे को लॉकेट नहीं मिल रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद वो रो भी रही है। ये देख के मैनेजर और बाकी सभी लोग लॉकेट को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें लॉकेट मिल जाता है और सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश होती है। आखिर उस लॉकेट में मित्सो की आखिरी फ़ोटो जो है उसके पास। फिर वहाँ से हम देखते हैं सुमेरे अपने कॉन्सर्ट की तरफ जाती है। सुमेरे अपने कॉन्सर्ट में सैड सॉन्ग आती है और जितने भी लोग होते हैं सुनने वाले वो सभी रोने लगते हैं, क्योंकि उस सॉन्ग के थ्रू सुमेरे का सारा दर्द और सारा अकेलापन दिख रहा होता है। जो लोग सुमेरे के फ़ैन नहीं होते उन्हें भी वो दर्द महसूस हो रहा होता है। और ये कॉन्सर्ट सुमेरे का सुपर हिट जाता है। वहाँ से सीन कट होता है और हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदर एक फ़ोटो को देख के रो रहा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ दोस्त, तुम कब आओगे। और वो बंदर बूबी होता है। बूबी मिर्चों से मिलने के लिए इतना बेताब होता है इस समय, अगर मिर्चो उसके सामने आ जाता तो मिर्चो को अपने सारे केले दे देता। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम किसको देखते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है और वो और कोई नहीं पायन होता है। पायन अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक फ़ोटो दिखती है जिसमें वो बाकी परमैन के साथ होता है और उसमें मित्सो भी होता है। पायन उस फोटो को देख के इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुझे गए कल 9 साल हो जाएंगे और तू इस साल भी हमारे साथ नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, हम लोग कभी बर्ड मैच जा ही नहीं पाए। उस दिन के बाद बर्डमैन भी कभी हमें दिखे नहीं यहाँ पे, और मैंने उस दिन के बाद पाको को भी वापस से पाको बनते कभी नहीं देखा। वो पाको कहीं खोई गई है तुम्हारे जाने के बाद। तू वापस आ जा यार, सब लोग पहले जैसे हो जाएंगे फिर। पायन के मन में एक आशा होती है कि कल वो मित्रों से मिलेगा और सभी से भी, और पायन उस फोटो को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके आँख में आंसू होते हैं, एक दोस्त से बिछड़ने का दर्द साफ दिख रहा होता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हम किसी को देखते जिसका घर बहुत बड़ा होता है और वो खिड़की से चांद की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है, तुम बहुत दूर चले गए मुझसे मेरे दोस्त, आज देख मेरे पास क्या है। जो तुझे चाहिए था हमेशा से वो सब है मेरे पास, पर तू ही नहीं है। तेरी ज़िंदगी जी जी के मैं खुद एक लापता इंसान बन चुका हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं आखिर हूँ क्या, एक रोबोट या इंसान। काश तू वापस आ जाता। फिर वहाँ पे पीछे से कोई आती है और कहती है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। मित्सो का रोबोट कहता है, कुछ नहीं, बस किसी की याद आ गई थी। फिर तभी वो कहती है, तुम परमैन की तो बात नहीं कर रहे। वो कहता है, हाँ आखिर वही तो था मेरा इकलौता दोस्त जो मुझे समझता था। उसकी बहुत याद आती है और मित्सो के उस वक्त आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, परमैन एक न एक दिन हमसे ज़रूर मिलने आएगा, और पाको ने भी तो हमसे वादा किया था कि परमैन से वो हमें एक बार ज़रूर मिलाएगी। मित्सो का रोबोट कहता है, तुम्हें पता नहीं पाको की हालत क्या है अभी, मैंने देखा है उसे परमैन के बगैर। वो परमैन को बहुत मिस करती है, लेकिन ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने उसे रोते हुए देखा है और किसी ने भी नहीं। फिर लड़की कहती है, रात बहुत हो गई, आपको सो जाना चाहिए। फिर वहाँ से मित्सो का रोबोट सोने के लिए चला जाता है और फिर हम सुमेरे को देखते हैं, जो अभी अपने बचपन के एल्बम देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती है। उसे एहसास होता है कि वो बचपन में परमैन को कितना परेशान किया करती थी और उसके आँख में आंसू भी होते। वो कहती है, काश तुम वापस आ जाते मित्सो और मैं उन पल को वापस से जी पाती। और वो एल्बम देखते देखते सुमेरे की कब आँख लग जाती है सुमेरे को पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं, लेकिन पायन, बूबी और मित्सो का रोबोट तीनों ही न्यू ईयर को आने से इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। वो बस अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हम सुमेरे को देखते जो एक सपना देख रही होती है जिसमें उससे मित्सो मिलने आया है। और जैसे ही मित्सो को गले लगाने जाती है उसका ये सपना टूट जाता है और सुमेरे उठती है और वो कहती है, तो ये सपना था, काश ये सपना हकीकत हो जाए। और सुमेरे इसी आशे से उठती है कि मित्सो आज उससे मिलने आएगा और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाते ही वो देखती है कि उसके मॉम डैड आए उससे मिलने के लिए और सुमेरे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुमेरे अपने मॉम को गले लगाती है और कहती है, मॉम आप अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। सुमेरे के मॉम डैड सुमेरे से कहते हैं, तुम न्यू ईयर क्यों नहीं मनाती, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाह सुनी इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। सुमेरे कहती है, मेरे लिए तो बहुत सी अफवाह निकलती रहती है,
कभी मेरे शादी को लेके या तो कभी किसी और चीज़ को लेके, पर उन अफवाह पे आप कभी ध्यान मत देना। जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी वही चीज़ सच होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे की मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कों की फ़ोटो भी लाई हूँ, क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी? तो मेरे कहती है नहीं मॉम, मैंने पहले किसी को चुन लिया है, लेकिन वो अभी मुझसे बहुत दूर है। जिस दिन वो वापस आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी। तो मेरे की मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, परमैन का ना, जो 8 साल पहले चला गया था और मैं उससे मिल चुकी हूँ। सुमेरे वो अच्छा लड़का था, लेकिन तुम्हें उससे मूव ऑन करना होगा। सुमेरे कहती है मैं परमैन को कभी नहीं भूल सकती मॉम, चाहे मैं खुद को ही क्यों ना भूल जाऊँ। सुमेरे इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसकी बातों को कोई समझने वाला होता नहीं है वहाँ पे। सुमेरे वहाँ से चली जाती है और अपने कार में बैठती है और वहाँ से उस जगह पे निकल जाती है जिस जगह पे बचपन में मित्सो को उसने बताया था कि मित्सो उसके लिए कितना स्पेशल है। वो उस बीच के किनारे पहुँच जाती है जहाँ पर उसने मित्सो को मिरर के थ्रू अपनी फीलिंग जाहिर की थी। और सुमेरे उस जगह पे बहुत देर तक बैठी रहती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। तभी पीछे से कोई आता है और वो कहता है तुम यहाँ पे बैठ के अकेली कर क्या रही हो, अभी सभी लोग तो न्यू ईयर मना रहे। तो सुमेरे कहती है ये वो जगह है जहाँ पे मैंने किसी को पहले प्रपोज़ किया था। फिर पीछे मुड़ के वो देखती है तो कहती है तुमने आने में बहुत देर कर दी डम्बो। और यहीं से ये एपिसोड ख़त्म होता है। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना था कि कैसे परमैन अर्थ छोड़ के चला जाता है और परमैन को गए 9 साल भी बीत चुके होते। इन 9 सालों में सुमेरे ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है कि परमैन रहे या ना रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अकेलापन तो महसूस होता था। सुमेरे जहाँ भी जाती थी उसे कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता था जो परमैन के बारे में जिक्र करता हो और उससे सुमेरे को और भी ज़्यादा चोट लगती थी। सुमेरे की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही, जिसमें सुमेरे ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ गंवाया भी है। तो चलो हम देखते हैं क्या सुमेरे परमैन से मिलेगी, या मिलेगी भी तो कब मिलेगी। क्या परमैन अर्थ पे हमेशा के लिए आ चुका है या फिर सिर्फ एक दिन के लिए है। चलो मेरे साथ इस वीडियो के और सुमेरे की लाइफ के सफ़र में। सुमेरे एक ओशन के किनारे बैठी हुई होती है और तभी पीछे से कोई आता है और कहता है सभी लोग आज न्यू ईयर मना रहे हैं और तुम यहाँ पे बैठ के अकेली कर क्या रही हो, वो भी इतने ठंड में। तभी सुमेरे पीछे मुड़ती है तो देखते ही चौंक जाती है, उसके आँख से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है तुमने आने में बहुत देर कर दी है। तभी मित्सो कहता है मेरे पास उसकी अच्छी खासी वजह भी है। सुमेरे मित्सो के पास जाती है और उसे देख के रोने लगती है। वो पल और वो सीन देखने लायक होता है जब दो जन एक दूसरे से मिलते हैं इतने सालों बाद। तब सुमेरे मित्सो से कहती है तुम्हारे साथ जो भी बर्न बैंड पे हुआ वो क्या तुम मुझे बताओगे? उस टाइम तुमने मुझे आधी स्टोरी बताई थी। मित्सो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और मित्सो ये भी कहना चाहता था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए अर्थ पे आया, लेकिन जब वो सुमेरे की खुशी देखता है और उसका चेहरा देखता है तो उसे हिम्मत ही नहीं होती सुमेरे को बताने के लिए कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आया है। सुमेरे मित्सो से कहती है चलो मेरे साथ। मित्सो कहता है कहाँ पे? सुमेरे कहती है मेरे घर पे चलो, हम लोग न्यू ईयर मनाएंगे। मित्सो कहता है पर बाकी सबको भी तो बुला लो। सुमेरे कहती है मैंने पाया अनुभवी सबको बोल दिया। मित्सो कहता है इतनी जल्दी? मित्सो सुमेरे कार में बैठते हैं और सुमेरे के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मित्सो सुमेरे को देख रहा होता है। सुमेरे कहती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मित्सो कहता है देख रहा हो जो लड़की हमेशा चिड़चिड़ करती थी आज तुम शांत है और सभी की रोल मॉडल बनी हुई है। सुमेरे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मित्सो कहता है तुम्हें याद नहीं तुम कितनी ज़्यादा टॉमबॉयज थी बचपन में। सुमेरे तभी कार रोक देती है और कहती है मैं टॉमबॉयज थी। मित्सो कहता है हाँ तुम थी और मैं सच्ची बोल रहा हूँ। सुमेरे कहती है मैं कभी टॉमबॉयज नहीं थी और मैं अच्छी लड़की थी हमेशा से। मित्सो तभी सोचने लगता है। सुमेरे कहती तुम सोच क्या रहे हो? मित्सो कहता है सोच रहा हो कि तुम अच्छी थी भी या नहीं थी। सुमेरे कहती है एक काम करोगे मित्सो? मित्सो कहता है हाँ। सुमेरे कहती है क्या तुम मुझे अपना परमानेंट सेट दिखा सकते हो? मित्सो कहता है पर क्यों? सुमेरे कहती है प्लीज़ एक बार दिखाओ ना। मित्सो कहता है तुम ऐसे बोल रही कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सुमेरे कहती कुछ गड़बड़ नहीं है, मुझे बस एक बार देखना है कैसा होता है अपग्रेड परमानेंट सेट। मित्सो कहता है ठीक है ले लो। सुमेरे तब उसका परमानेंट सेट ले लेती है। फिर कुछ सेकंड बाद ही सुमेरे मित्सो से कहती है तुम कार से 1 मिनट के लिए उतर सकते हो। मित्सो कहता है पर क्यों? सुमेरे कहती है प्लीज़ 1 मिनट के लिए उतरो ना। मित्सो कहता है अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुमेरे कहती कुछ गड़बड़ नहीं है, एक बार उतरो तो। मित्सो कार से नीचे उतर जाता है और तब सुमेरे मित्सो से पूछती है अब मुझे बताओ मैं बचपन में कैसी थी। मित्सो कहता है मैं अभी भी वही बोलूँगा, तुम टॉमबॉयज थी और तुम
इतनी भी अच्छी लड़की नहीं थी जितना तुम सोच रही हो खुद को। सुमेरे बोलती तो फिर ठीक है, बाय बाय। मित्सो बोलता इसका क्या मतलब। सुमेरे तभी कार लेती है और वहाँ से चली जाती है। मित्सो कहता है अरे रुको, मेरे लिए रुको, मैं अकेले रह गया। सुमेरे कहती पैदल आओ घर तक। मित्सो कहते मुझे तुम्हारे घर का रास्ता भी नहीं पता। सुमेरे कहती किसी से पूछ लो, सबको पता होगा। मित्सो कहता अरे तुम अच्छी लड़की थी। सुमेरे तब तक निकल चुकी होती है। अब मित्सो वहीं पे हंसने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और रोड पे भी नीचे गिर जाता है। मित्सो इतना हंस रहा होता है कि उसकी हंसी की आवाज़ सुमेरे को भी सुनाई दे रही होती है। सुमेरे तभी कार रोकती है और कहती है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, मुझे देखने जाना होगा। फिर सुमेरे उसे देखती है तो हंस रहा होता है। मित्सो फिर हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ मैं आया एक दिन के लिए सही। सुमेरे लेकिन ये सब नहीं सुन पा रही होती है। मित्सो को देख कर सुमेरे को भी हंसी आ जाती है और सुमेरे भी हंसने लगती है। मित्सो कहता है वो बिल्कुल भी नहीं बदली, बचपन में जैसी थी वैसे ही है, अभी भी टॉमबॉय सी है, लेकिन मेरे साथ ही सिर्फ, और किसी के साथ नहीं। और मित्सो कहता है ये अच्छा भी है। फिर सुमेरे भी मित्सो के लिए यही कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन दोनों के लिए ये पल बहुत ही अलग होता है कि वो दोनों ने एक दूसरे से 9 साल बाद लड़ाई की थी होती है। ये पल तुम लोग सोच ही सकते हो क्या होगा उन दोनों के लिए। फिर सुमेरे मित्सो के पास जाती है और कहती है अगर तुम बात मान लो तो मैं आने दूंगी तुम्हें। मित्सो कहता है कौन सी बात। सुमेरे कहती है मान लो कि मैं सबसे अच्छी हूँ और मैं टॉमबॉय नहीं थी। मित्सो कहता है ये तो मान सकता हो तुम सबसे अच्छी हो, लेकिन टॉमबॉय नहीं थी इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। डाउट ही नहीं, थोड़ा श्योर हो कि तुम हमेशा टॉमबॉय सी थी। सुमेरे कहती है हाँ ये बात तो मुझे ही पता है, चलो अंदर आ जाओ। और सुमेरे मित्सो को वहाँ पे सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर कोई देखेगा इतना बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे कर क्या रहा है। तुमने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन मित्सो को अपने रोबोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुमेरे और मित्सो सुमेरे के घर पे पहुँच जाते हैं। दोनों जैसे ही पहुँचते हैं उससे पहले ही सुमेरे के मॉम डैड के सामने मित्सो, पायन, बुबी तीनों ही होते हैं। लेकिन जैसे सुमेरे के मॉम डैड दोनों मित्सो को एक ही जगह पे देखते हैं और यूकी भी दोनों मित्सो को एक ही जगह पे देखती है, वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। आखिर दो मित्सो आए कहाँ से। लेकिन वो तीनों तो मित्सो को गले लगाने में बिजी होते हैं, उन लोगों को कोई देख ही नहीं रहा होता है। मित्सो उन लोग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। आखिरकार सभी लोग अपने दोस्त से इतने सालों बाद मिल रहे होते, लेकिन क्या ये खुशी हमेशा के लिए है। मित्सो का अभी भी मन कर रहा होता है सभी को बता देने के लिए कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आए, और उनकी खुशी देखने के बाद मित्सो को हिम्मत ही नहीं होती। तो मेरे अपने मॉम डैड और यूकी को उठाती है और उन्हें सारी कहानी बताती है, परमैन से जाने से लेके आने तक की पूरी कहानी। वो लोग सुनने के बाद भी इमोशनल हो जाते हैं। यूकी को कभी पता ही नहीं था कि परमैन ही मित्सो है और मित्सो ही परमैन है, लेकिन सुमेरे को पता था। सुमेरे की मॉम ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि सुमेरे जिसके लिए इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी आखिरकार वो आ गया। लेकिन जब सुमेरे की मॉम मित्सो को देखती है तो मित्सो थोड़ा उदास सा होता है और वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। तभी सुमेरे की मॉम मित्सो से कहती है मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है मित्सो। मित्सो कहता है क्यों नहीं मॉम। फिर मित्सो वहाँ से चला जाता है और सुमेरे की मॉम से पूछता है क्या बात है। फिर सुमेरे की मॉम कहती है क्या तुम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही आए हो। मित्सो ये सुनने के बाद ही चौंक जाता है और वो धीरे आवाज़ में कहता है ये बात अब सुमेरे को नहीं बताएंगे ना। सुमेरे की मॉम कहती है तो फिर मैं सही थी, तुम यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए हो। मित्सो कहता है हाँ, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी मिली है। मैंने बहुत कोशिश की पर वो तो मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक से मुझे एक दिन की छुट्टी मिल गई और मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन अब मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ किसी को भी बताने के लिए कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ। सुमेरे की चेहरे की खुशी बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मैं उसका गुनहगार हूँ। सुमेरे की मॉम कहती है तुम उसके ही नहीं बाकी सबके भी गुनहगार हो। तुमने उन सबके चेहरे की खुशी छीन ली थी। अब क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तुम उन सबको बता सको कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए आए हो। उन सबके चेहरे की खुशी को देखो, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि उनका सपना पूरा हो गया। 9 साल बाद वो लोगों ने अपने आप को इतना खुश देखा है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम उन सबको बता पाओगे। चलो इन सबको छोड़ दो, क्या तुम सुमेरे को ही बता पाओगे कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए आए हो। मित्सो कहता है मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। मित्सो कहता है ये बात मैं सुमेरे को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा जिससे उसे तकलीफ भी नहीं होगी और बाकी सबको भी नहीं। मेरे पास एक प्लान है। सुमेरे की मॉम कहती है क्या सच में तुम्हारे पास एक प्लान है। देख के तो नहीं लग रहा क्योंकि तुम खुद रो रहे हो। तुम इन सब से बिछड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकते, तुम इन सब के साथ रहना चाहते हो। मित्सो कहता है हाँ, मैं सुमेरे अपने दोस्त अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। हमेशा से मेरा यही सपना रहा है।
अरे सपने को ही मैं जीता आया हूँ। बहुत मेहनत पे इन लोगों ने तो मुझे ताकत दी, वरना मैंने तो कब की हार मान ली थी। ऐसे समय भी आए जहाँ पे मेरी मौत मेरे सामने थी। तभी पीछे से सुमेरे की आवाज़ आती है और वो कहती है, क्या तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने थी? इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मित्सु कहता है, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? सुमेरे कहती है, मैंने सुन लिया। तुम कह रहे हो तुम्हारी मौत सामने थी, क्या इसका मतलब है? मित्सु कहता है, इसका कुछ मतलब नहीं है, मैं बस एक बार मरने वाला था पर मैं ठीक हूँ अब। उस टाइम एक जंग में मेरी ऐसी हालत हुई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम डर क्यों रहे हो? सुमेरे कहती है, हाँ पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। तुम वापस तो बर्ड पैर पे नहीं जाओगे ना मित्सु मुझे छोड़ के? क्या तुम बर्ड पैर पे वापस जा रहे हो? तुम रो रहे हो क्यों मित्सु? मित्सु कहता है, मैं बर्ड पैर पे वापस नहीं जा रहा हूँ। सुमेरे मित्सु को गले लगा लेती है, वही सबके सामने। मित्सु कहता है, सुमेरे तुम क्या कर रही हो? सब हमें देख रहे। सुमेरे कहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मित्सु भी सुमेरे को गले लगा लेता है और वो मन ही मन कहता है, काश ऐसा होता कि मैं बर्ड पैर पे हमेशा रह पाता, लेकिन ऐसा लग रहा है ये इम्पॉसिबल है। पता नहीं हम दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, क्या हम कभी मिल पाएंगे भी या नहीं? क्या मैं अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाऊंगा? ये सवाल मुझे आज भी दर्द देता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सभी लोग बैठ के बातें करने भी लगते हैं। बातें करते करते उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब रात हो चुकी होती है। उन सभी का डिनर बन चुका होता है तो सभी लोग आज उसी जगह पे रुकने वाले होते हैं, यानी सुबेरे के घर पे। सभी लोग अपना अपना डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मित्सु अभी भी छत पे होता है, क्योंकि उसे पता है उसे अभी जाना है। 12 बजे रात तक में उसे बर्ड पैर पहुंचना है, पर वो सुमेरे को कैसे कहे कि वो जा रहा है? उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती ये कहने की। तभी सुमेरे पीछे मित्सु के आती है और कहती है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? अभी तो सभी लोग सोने गए थे ना। मित्सु कहता है, बस अपनी अर्थ के तारों भरे आसमान को देख रहा हूँ। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है ना सुमेरे? सुमेरे कहती है, हाँ हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मित्सु कहता है, कभी मैंने सोचा नहीं था मैं इसे देखने के लिए इतना तड़पूंगा। सुमेरे कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। मित्सु कहता है, बस ऐसे ही मेरा मन किया बोलने का। सुमेरे मित्सु वहाँ पे बैठ जाते और आसमान की तरफ देखने लगते। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते वहाँ पे, और वो पल सुमेरे के लिए बहुत अच्छा पल होता है। लेकिन मित्सु सोचने लगता है, अब वो वक्त आ गया जब मुझे जाना है। तभी मित्सु वहाँ से उठता है और जाने लगता है। सुमेरे कहती, तुम कहाँ जा रहे हो अचानक से? मित्सु कहता है, मुझे जाना होगा। सुमेरे कहती, कहाँ पे? मित्सु कहता है, सोने के लिए। और जैसे ही मित्सु वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, वो कहता है, सुमेरे ये याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना रहें। सुमेरे कहती, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मित्सु कहता है, बस ऐसे बोलने का मन किया मेरा। फिर वहाँ से मित्सु चला जाता है सोने के लिए और सुमेरे भी वहाँ से चली जाती है। जब रात के लगभग 12 बज रहे होते तब हम देखते हैं सुमेरे सो रही होती है और उसके कमरे में कोई आता है और वो कहता है, सुमेरे अलविदा, और वहाँ पे एक लेटर रखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे वहाँ पे सुमेरे के मॉम डैड मिलते हैं और वो कहते हैं, तो तुम जा रहे हो? मित्सु कहता है, हाँ मॉम डैड मैं जा रहा हूँ। सुमेरे की मॉम कहती है, तुम हमें मॉम डैड बोल रहे हो? मित्सु कहता है, मुझे माफ़ करना पर लगता है आदत सी हो गई है। सुमेरे की मॉम कहती है, तो तुम कब आओगे अब? मित्सु कहता है, मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊँगा, बस एक वादा चाहता हूँ आपसे। सुमेरे की मॉम कहती है, बोलो। मित्सु कहता है, क्या आप सुमेरे को मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होने देंगी? सुमेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसके साथ ही हूँ। आप लोग उसे इतना बिजी रखिए कि उसे मेरी याद कभी आए ही ना। क्या पता है ये बात मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, क्या पता वो आखिरी जंग में मेरी मौत हो जाए, तो सुमेरे को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उसने किसी चीज़ को खो दिया है। उसे ऐसा लगना चाहिए उसके साथ जो था वो हमेशा से ही है। और ये कह के मित्सु वहाँ से चला जाता है। सुमेरे की मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुद पे गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि किसी का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है कोई जान भी नहीं सकता या कोई सोच भी नहीं सकता। मित्सु को गए काफ़ी घंटे बीत चुके होते हैं और अब सुबह भी हो चुकी होती है, लेकिन सुमेरे आम दिन के मुकाबले बहुत ही जल्दी उठ जाती है। वो उठते ही मित्सु के कमरे में जाती है तो देखती है मित्सु वहाँ पे नहीं है। वो अपने मॉम डैड से भी पूछती है और वो इस तरह पूछ रही होती है कि उसके मॉम डैड के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ कह भी नहीं पा रहे होते कि वो कहे तो कहे क्या। सुमेरे हर जगह पे ढूंढने लगती है मित्सु को,
पर मित्सो उसे कहीं भी नहीं मिलता और सुमेरे को अब डर लगने लगा होता है कि कहीं मित्सो वापस बर्ड मैट तो नहीं चला गया। सुमेरे जब थक जाती है तो वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है वहाँ पे एक लेटर रखा हुआ है और उसके मॉम डैड वहीं पे आ जाते हैं। उसके मॉम डैड नहीं चाहते थे कि उसे पता चले। सुमेरे जैसे ही लेटर खोलती है वो समझ जाती है कि ये लेटर किसकी तरफ से आया है। सुमेरे वो लेटर को पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लेटर को पढ़े या ना पढ़े। उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी नहीं होती। वो वहीं पे रोने लगती है। उसके मॉम को सुमेरे लेटर देती है और कहती है, क्या मॉम आप ये मेरे लिए पढ़ सकती है। सुमेरे की मॉम लेटर पढ़ने लगती है और उस लेटर में लिखा होता है, सुमेरे मैं मित्सो बोल रहा हूँ। अब मुझे एक दिन की छुट्टी मिली थी, वो भी न्यू ईयर के दिन। फिर अगले दिन मुझे जाना था। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और ये बात कभी मत भूलना, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। भले हम एक दूसरे से कितने भी दूर हो पर एक दूसरे को फील तो करते हैं ना। बाय सुमेरे। फिर वहाँ से वो लेटर ख़त्म हो जाता है। मित्सो ने लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है। सुमेरे अपने मॉम डैड से कहती है तो फिर वो चला गया। उसकी मॉम कहती है हाँ। तभी सुमेरे गुस्सा हो जाती है और वो कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की दोबारा, और मुझे बताने की भी नहीं। वो अगली बार आएगा तो मैं उसे बहुत मारूंगी, बहुत। वो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। उस पागल को मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के सुमेरे वहाँ से अपने स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। और सुमेरे की ये हालत उसके मॉम डैड से देखी नहीं जा रही होती है। ये सब बाकी सब लोगों ने भी सुन लिया होता है। पायन, बूबी, मित्सो के रोबोट और यूकी ने भी। उन सबको सुमेरे के लिए बुरा लग रहा होता है और सुमेरे की हालत इस वक्त किसी को बताई भी नहीं जा सकती, ऐसी होती है। सुमेरे अपने स्टडी रूम में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद करती है और बैठ जाती है और कहती है, तुम मुझसे दूर क्यों चले जाते हो हमेशा? क्या मैं कभी तुमसे मिल पाऊंगी दोबारा? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं तुम जंग में मारे न जाओ। तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा सही से मित्सो। तुम बहुत बुरे हो। अगली बार तुम आओगे तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। क्या पता तुम अगली बार आए भी नहीं। फिर वहाँ से सुमेरे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ पूरे कमरे से और पूरे घर में गूंज रही होती है। सुमेरे के मॉम डैड बाकी सब भी रोने लगते हैं। एक न्यूज़ जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा होता है, उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है सुमेरे होशिनो एक एक्टर से शादी कर रही है। न्यूज़ फेक है या रियल है किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग इस पर विश्वास कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होते हैं। यही दूसरी तरफ हम सुमेरे को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। उसे इस अफवाह के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुमेरे का जैसे काम ख़त्म होता है वो वहाँ से जा रही होती है। तो जाते वक्त एक जगह पे वो मित्सो की फ़ोटो देखती है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे वो दिन भी याद आता है जिस दिन मित्सो से बिना बताए बर्ड पैंट चला गया होता है। सुमेरे कहती है 1 साल हो गए उस दिन को और उसके बाद से तुम्हारी कोई भी खबर नहीं आई। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम कभी भी ज़िंदगी में आ जाते हो और कभी भी चले जाते हो। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब छोटी थी तब मॉम डैड नहीं थे लेकिन तुम थे, और जब बड़ी हो गई तो मॉम डैड है पर तुम नहीं हो। फिर सुमेरे कहती है मैं तुम्हें जितना देखूंगी उतना ही मुझे बीते हुए कल की याद आएगी, और मैं कभी भी बीते हुए कल में नहीं जीना चाहती दोबारा। इसीलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो बाहर रख दी है। फिर वहाँ से सुमेरे चली जाती है। फिर हम सुमेरे को देखते हैं जो न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन करती है, और जैसे टीवी ऑन करती है वो चौंक जाती है क्योंकि टीवी पे ऐसी खबर ही आ रही होती है। सुमेरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है इस खबर को सुनने के बाद। जब सुमेरे के मॉम डैड इस खबर को देखते हैं तो वो खुद ही चौंक जाते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी बेटी के बारे में ऐसी न्यूज़ क्यों फैल रही है। फिर सुमेरे अपने मैनेजर से इस बारे में पूछती है तो उसकी मैनेजर भी इस बारे में कुछ नहीं कहती उसे, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सुमेरे की मैनेजर भी कुछ जवाब नहीं देती तो सुमेरे वहाँ से अचानक से किसी जगह के लिए निकल जाती है। सुमेरे के मॉम डैड और उसके मैनेजर तीनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं सुमेरे को लेके, क्योंकि तीनों को ही पता होता है सुमेरे किसे पसंद करती है और वो किसका इंतज़ार कर रही है। यही हम दूसरी तरफ सुमेरे को देखते हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होती है और रो भी रही होती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। किसी ने इतनी बुरी न्यूज़ उसके बारे में फैला दी। भले सुमेरे के बारे में अफवाह फैलती थी पर इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं। सुमेरे वहाँ से अपनी इंडस्ट्री की तरफ चली जाती है। सुमेरे जैसे इंडस्ट्री पे पहुँचती है वो अपने डायरेक्टर से मिलती है, प्रोड्यूसर से मिलती है। तो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद शॉक में होते हैं कि ये न्यूज़ किसने फैलाई। तभी जो वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है मैम ये इसी ने फैलाई है जिस एक्टर का नाम इसमें लिया जा रहा है।
सुमेरे कहती है अगर इसने फैलाई है तो मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इसे जेल पहुँचा दूँगी। ये कह के सुमेरे उसके घर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से प्रोड्यूसर कहता है तुम कहाँ जा रही हो सुमेरे। तभी सुमेरे कहती है मैं उसके घर पे जा रही है और उसके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट भी करूँगी मैं। तभी प्रोड्यूसर कहता है वो बहुत ही बुरा लड़का है और तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तुम उसके घर पे अकेले जा रही हो, तुम्हारे बॉडीगार्ड भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम हमारे ऊपर ये सब छोड़ दो, हम जाके उससे बात कर लेंगे और वो खुद ही सफ़ा को हटा देगा, मेरा विश्वास करो। फिर सुमेरे उन लोग की बातें मानती है और वहाँ से जाने लगती है अपने घर की तरफ। फिर हम देखते हैं सुमेरे जैसे ही कंपनी से बाहर आती है तो उसके आजू बाजू बहुत से लोग और रिपोर्टर्स लग जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या मिस सुमेरे आप सच में उससे शादी कर रही, क्या आप उससे सच में शादी करेंगे। ऐसे बहुत से सवाल उन लोग उससे पूछ रहे होते हैं और सुमेरे कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही होती। सुमेरे जवाब दे तो क्या दे, वो बता भी नहीं सकती कि वो परमैन का इंतज़ार कर रही है और वो कह भी नहीं सकती कि वो उससे शादी करने वाली है। सुमेरे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उधर रो भी रही होती है, पर रिपोर्टर्स फिर भी उसे सवाल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक पीछे से बॉडीगार्ड आता है और सुमेरे को गार्ड करता है और उसकी कार में बैठा देता है। सुमेरे अपनी कार में बैठने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाती है। सुमेरे अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक से उसके कार के सामने एक बच्चा आ जाता है। सुमेरे उस बच्चे को उठाने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है उस बच्चे के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, यानी कि वो बच्चा भी फेमस था। वो कहता है कि लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं लगता है। फिर सुमेरे कहती है तो तुम्हारे पीछे ये लोग पड़े हुए। फिर वो लड़का देखता है उसे ध्यान से तो कहता है मित सुमेरे होशिनो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सुमेरे कहती है बातें बंद करो और चुपचाप सुमेरे कार में आके बैठ जाओ। सुमेरे उसे अपने कार में बैठाती है और वहाँ से लेके चली जाती है एक जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो दोनों ही होते हैं और वो दोनों एक ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे से बारे में पूछने लगते हैं। सुमेरे उसे अपने बारे में बताती है और वो कहता है कि उसका नाम नोबिता है। तो तुम्हें ये एपिसोड पता ही होगा, नोबिता बना फेमस। नोबिता सुमेरे दोनों ही बीच के किनारे चले जाते हैं और इस वक्त शाम हो रही होती है। सुमेरे को याद आ रहा होता है कि उसका ये दिन कितना थकाने वाला था। सुमेरे इधर से सनसेट को देख रही होती है, तभी नोबिता सुमेरे से पूछता है क्या तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। सुमेरे तभी उदास होकर कहती है मुझे किसी से सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है हम सब की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम दूसरों को नहीं बताते। नोबिता ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि सुमेरे ने ऐसी गहरी बात कही होती है। तभी नोबिता और सुमेरे दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुमेरे के बैग से एक लॉकेट गिर जाता है और नोबिता उस लॉकेट को उठाता है तो उसमें वो देखता है किसी एक लड़की की फ़ोटो है उसमें, और उसमें अडल्ट मित्सों की फ़ोटो होती है, ना कि छोटे मित्सों की। फिर नोबिता सुमेरे के पास वो लॉकेट लेके चला जाता है और उसे कहता है आपके बैग से ये गिर गया था। सुमेरे जैसे ही लॉकेट को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो लॉकेट को अपने पास रख लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी ज़िंदगी है, अगर ये आज खो जाता ना तो मैं क्या करती मुझे खुद नहीं पता है। तभी नोबिता डरते हुए कहता है क्या मैं सुमेरे जो लड़की की फ़ोटो है इसमें, क्या आप उसे पसंद करती है। सुमेरे कहती तुम पूछ तो रहे हो पर इतना डर क्यों रहे हो। नोबिता कहता है बस मुझे पूछने में डर लग रहा था। सुमेरे हंसते हुए कहती है का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। नोबिता ये जानने के बाद कि सुमेरे अपने बचपन के दोस्त का इंतजार कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सुमेरे और नोबिता दोनों ही अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और पूछने लगते हैं मित सुमेरे आपकी जो लॉकेट है उसमें किसका फ़ोटो है, और वो सुमेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। नोबिता को ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नोबिता अपना गैजेट उन लोग पे इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही गैजेट इस्तेमाल होता है उन सब के आसपास के लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुमेरे थोड़ा चौंक जाती है नोबिता का ये कारनामा देखने के बाद, बट सुमेरे और नोबिता दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। सुमेरे नोबिता को उसके घर तक छोड़ देती है और फिर वो अपने घर पे वापस चली जाती है। यह दूसरी तरफ हम सुमेरे के मॉम डैड और उसके मैनेजर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। बाहर सुमेरे के बारे में ऐसी अफवाह चल रही है और सुमेरे दिन भर से घर पे नहीं आई है। किसी भी मॉम डैड के लिए इससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात क्या हो सकती है। फिर सुमेरे के मॉम डैड उसके मैनेजर से कहते हैं क्या तुम जाकर सुमेरे को ढूंढ सकती हो। तभी वहाँ पे सुमेरे आ जाती है और सुमेरे अपने मॉम डैड से कहती है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गई मॉम डैड घर पे। फिर उसके मॉम डैड उसके बारे में पूछते हैं कि उसका दिन कैसा गया और वो ठीक तो थी ना। सुमेरे उन सभी को जो दिन भर हुआ वो सारी बातें बताती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुमेरे अपने कमरे में जाने के बाद बैठती है और वो सोचने लगती है क्या उसका दिन आज कैसा था। बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था उसके लिए आज। फिर सुमेरे ये कहती है
कि तुम कब आओगे, तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम कभी वापस आओगे भी? तुम्हें गए इतने साल हो गए, फिर भी तुम नहीं आए अभी तक। अब बर्डमैन तो एक दिन भी नहीं आया उस दिन से। फिर वहाँ से हम दूसरी तरफ सीन देखते हैं बर्ड पैरेट का। बर्ड पैरेट की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। हर तरफ पेड़ पौधे टूट चुके होते हैं, बिल्डिंगें बिखर चुकी होती है, हर तरफ मौत का मंजर होता है। तभी वहाँ पे हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो खड़े होकर रो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर उन सभी को साइड करते हुए आगे निकल रहा होता है। जब वो आगे पहुँचता है और वो जो देखता है, उसके बाद उसके आँख से खुद आंसू निकलने लगते हैं, उसके पैर काँप रहे होते हैं और उसकी फीलिंग इतनी डरावनी हो रही होती है कि कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। वो उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता है अभी, वो बस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ से पीछे उसके ऊपर कोई हाथ रखता है और कहता है, बर्डमैन, मित्सो ने हम सभी को बचा लिया, पर उसमें उसकी जान चली गई। उसने सभी को बचा तो लिया, पर हम उसे बचा नहीं पाए। बर्डमैन, हमें माफ़ कर दीजिए। बर्डमैन कहते, ये कैसे हो सकता है? मैंने मेरे को वादा किया था मैं मित्सो को ज़िंदा वापस लाऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? फिर तभी बर्डमैन मित्सो के पास जाते और उसे कहते, मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं लाया था यहाँ पे कि तुम एक दिन मर जाओ। फिर मित्सो की तरफ सब देखते हैं बर्डमैन, तो मित्सो की सांसें चल रही होती है। बर्डमैन के मन में खूब जागती है। बर्डमैन कहते हैं, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्द से जल्द, हमें मित्सो को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर तभी उनमें से एक कहता है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते बर्डमैन, बर्डमैन की हालत अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बर्डमैन फिर कहते हैं, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा। फिर बर्डमैन वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं मित्सो को। लेकिन जब तक मित्सो हॉस्पिटल पहुँचता है, तब तक डॉक्टर उसे कह देता है कि वो डेथ डिक्लेयर है। मित्सो की डेथ पहले ही हो चुकी है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं उससे। फिर बर्डमैन ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बर्डमैन एक टेबल की साइड में जाके बैठ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो इस बात से नहीं डर रहे होते कि वो मित्सो मर गया। उनसे इस बात से डर लग रहा होता है कि वो सुमेरे का सामना कैसे करेंगे, वो कैसे सुमेरे को बता पाएंगे कि वो जिसका इंतज़ार कर रही है वो कभी आने वाला नहीं है, वो मर चुका है। तभी बर्डमैन के सामने वहाँ पे चीफ आते हैं और कहते हैं, बर्डमैन ये लो। बर्डमैन कहते हैं, क्या चीफ? फिर चीफ बर्डमैन को मित्सो का परमानेंट सेट देते जिस पे ब्लड लगा होता है, पूरा परमानेंट सेट पे ब्लड लगा होता है। तभी चीफ बर्डमैन से कहते हैं, तुम्हें सुमेरे को बताना होगा और ये सच्चाई है जिसे उसे मानना ही होगा। मित्सो इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक वॉरियर की तरह मरा और हमें ये बात पृथ्वी पे पहुंचानी होगी। तभी बर्डमैन कहते हैं, मैं उसे बताऊंगा। कैसे बताऊंगा चीफ? मैंने उसे वादा किया था मैं मित्सो की रक्षा करूंगा और मैं बचा नहीं पाया। और हमने तो उसे कहा था कि मित्सो एक ना एक दिन उससे मिलने वापस ज़रूर आएगा, और आप कहते हैं कि मैं उससे बता दूं वो मित्सो मर चुका है और जो जिसका इंतज़ार कर रही है वो उसका इंतज़ार ना करे। चीफ कहते हैं, पर यही सच्चाई है और ये तुम्हें बताना होगा। फिर चीफ बर्डमैन को परमानेंट सेट देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बर्डमैन रो रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से चीफ के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ये लीजिए चीफ। चीफ कहते हैं, तुम परमानेंट सेट वापस से मुझे क्यों दे रहे हो? तभी बर्डमैन कहते हैं, चीफ ये काम अगर आप ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सुमेरे को जाके बता दीजिए। तभी चीफ कहते हैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सुमेरे का सामना कर सकूं, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तुम उसके टीचर रह चुके हो तो शायद वो तुम्हारी बात समझे। बर्डमैन कहते हैं, चीफ मैं उसका टीचर ज़रूर रह चुका हूँ, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ छीना है। मैंने उसका बचपन उससे छीन लिया, उसका प्यार उससे छीन लिया, और अब जाके मैं कहूँगा उसे कि जो उसके लिए इंतज़ार कर रही हो मर चुकी है। ये मुझे मार दे रहा है अंदर ही अंदर से। मैं अपने बारे में कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ चीफ, मेरी ऐसी हालत है अभी, मैं कहाँ पर आऊँ चीफ? चीफ कहते तुम्हें ये करना ही होगा बर्डमैन, और चीफ वहाँ से चले जाते हैं। फिर बर्डमैन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, फिर वो अपने शिप में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अर्थ की तरफ। बर्डमैन को जाते हुए 2 से 3 दिन लग जाते हैं क्योंकि बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में जा रहे होते हैं। फिर हम यहाँ सुमेरे को देखते हैं जो अपने घर पर बैठ के अपने मॉम डैड के साथ टीवी देख रही होती है। उसने सभी वर्कर्स को छुट्टी दे दी होती है, इवन अपने मैनेजर को भी। फिर हम वहाँ पे देखते हैं अचानक से बर्डमैन टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं सुमेरे के घर में। सुमेरे के मॉम डैड अचानक से बर्डमैन को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और सुमेरे हंसने लगती है और कहती है, इतने साल हो गए बर्डमैन, फिर भी आप नहीं बदले, कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। और सुमेरे कहती है, वो भी बिल्कुल आपके जैसा ही है, कभी भी विंडो से कहीं भी चला जाता है। बर्डमैन कहते हैं, शायद वो मेरा स्टूडेंट था इसीलिए। सुमेरी कहती है, था का क्या मतलब? बर्डमैन कहते तुम मेरी बातों पे ध्यान मत दो। बर्डमैन की हिम्मत नहीं हो रही होती है सुमेरे का चेहरा देखने के बाद कि वो बता सके मित्सो मर चुका है। लेकिन सुमेरे बर्डमैन से सवाल पूछ रही होती है तो खाली मित्सो के बारे में, और उसकी आंखों में एक अलग सा ही उत्साह होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है बर्डमैन को देखने के बाद।
सुमेरे बार बार बर्डमैन से पूछ रही होती है मित्सो कैसा है बर्डमैन पे, वो ठीक तो है ना, वो ठीक तरह से अपना काम तो करता है ना। बहुत से ऐसे सवाल पूछ रही होती है मित्सो के बारे में और बर्डमैन कुछ जवाब नहीं दे रहे होते। तभी बर्डमैन वहाँ पे खड़े होते हैं और सुमेरे के सामने नीचे बैठ जाते हैं जापानीज स्टाइल में और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो सुमेरे, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं मित्सो को नहीं बचा पाया, मित्सो मर गया लड़ाई में। आज जैसे ये सुमेरे सुनती है वो चौंक जाती है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। लेकिन सुमेरे के मॉम डैड उससे भी ज़्यादा चौंक गए होते हैं। उन्हें पता होता है कि सुमेरे की इस वक्त हालत क्या हो रही है। वो दोनों भले ही रोने लगते हैं लेकिन सुमेरे इस वक्त रो नहीं रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये एक मजाक है। सुमेरे कहती है ये एक मजाक है ना बर्डमैन, मुझे पता है उसी ने कहा होगा आपको ये मजाक करने के लिए। सुमेरे फिर आजू बाजू बोलने लगती है मुझे पता है कि तुम आसपास ही हो, प्लीज़ सामने आ जाओ। बर्डमैन देखो ना कैसा मजाक कर रहे हैं। फिर बर्डमैन मित्सो का ब्लड से लदा हुआ परमैन सेट सुमेरे के सामने रख देते हैं और कहते हैं मैं उसे नहीं बचा पाया सुमेरे, मुझे माफ़ करना और मैं तुम्हारे लिए परमैन की आखिरी निशानी लेके आया हूँ। सुमेरे कहती है आखिरी निशानी, आप कह रहे ये आखिरी निशानी, आप सच बोल रहे बर्डमैन, सच में मित्सो मर चुका है? बर्डमैन कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मित्सो मारा जा चुका है और मेरे आंखों के सामने वो मरा। सुमेरे इस पर कुछ बोलने लायक ही नहीं बची होती है। बिना कुछ कहे परमैन का सेट लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके मॉम डैड भी रो रहे होते हैं। बर्डमैन सुमेरे के मॉम डैड को चुप कराते हैं और सुमेरे के पीछे भी जाना चाहते थे, पर सुमेरे के मॉम डैड को कैसे छोड़ के जा सकते थे वो। यही हम दूसरी तरफ सुमेरे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो एक बीच के सामने होती है। वो जगह होती है जहाँ पर उसने परमैन को पहली बार प्रपोज किया था मिरर के थ्रू। सुमेरे उन यादों को याद कर रही होती है और अचानक से सुमेरे बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगती है और वहाँ के आसपास के लोग भी सुमेरे को देख रहे होते हैं। सुमेरे कहती है तुम धोखेबाज हो मित्सो, तुम कभी वापस नहीं आए, तुमने मुझे धोखा दे दिया मित्सो, तुम झूठे थे। सुमेरे ये कह के बहुत ही तेज़ से रो रही होती है। सुमेरे की ऐसी हालत किसी से देखी नहीं जा रही होती है। रिपोर्टर्स भी सुमेरे के ऊपर शूट कर रहे होते हैं और ये न्यूज़ सारे जगह पर फैल चुका होता है। सुमेरे रो रही है बीच के किनारे। फिर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो 10 साल पुराने होते हैं, जो परमैन के बारे में जानते हैं। वो लोग जैसे परमैन का सेट देखते हैं और उस पर ब्लड लगा हुआ है तो उन लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि परमैन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो सिर्फ सुमेरे जानती है। और वही बात मीडिया को भी बता देते हैं। अब मीडिया ये बात न्यूज़ को बता देती है, जिससे ये बात बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाती है और ये न्यूज़ बूबी पायन सभी लोग देखने लगते हैं। इस समय पूरा देश रोने लगता है सुमेरे के साथ में और सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमेरे किसी के पीछे भाग रही होती है। वो एक छोटी सी बच्ची होती है और वो एक लड़की होती है। सभी सुमेरे के सामने एक लड़का आता है और उस बच्ची को उठा लेता है और कहता है अब मेरी बारी है, मेरा काम पूरा हो गया। तभी सुमेरे कहती है इतनी जल्दी, तुमने इतनी जल्दी अपना काम कैसे ख़त्म कर लिया? फिर वो कहता है मुझे खेलने का हक नहीं है इसके साथ, आखिर में इसका डैड हूँ। सुमेरे कहती है तो मैं भी इसकी मॉम हूँ ना। फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है। तुम मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था जो सुमेरे के साथ था, क्या तुम उसका नाम गेस कर सकते हो? और हाँ, सीज़न 2 में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि ये सीरीज़ ही ऐसी थी, थोड़ी अनकॉन्शियस और थोड़ी अलग टाइप की थी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।